लास्ट क्लास में क्या हम डिस्कस कर रहे थे? आईपीएसी नेमिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड की डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक कंपाउंड के आपने विद एग्जाम्पल किया था इसको। एक और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम बता दे रहे हैं और कुछ एक और है यहाँ पर। आपका COS2 NCS2 CS2 NS2 बेसिकली ये है क्या? बताओ क्या है ये? दैट इज द EN। ये EN है, राइट? EN ही तो है। SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करना है? सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? ट्रिस। ट्रिस का मतलब 3 हो गई। ये लिखा था पीछे नियम में, आपने लिखा था तब लॉज लिख रहे थे तो आपने लिखा था 20 ट्रिस लगाएंगे। उसको फिर से पढ़ लीजिएगा जी। जैसे ट्राइडेंट और ट्रिस है, आपने जो पॉइंट लिखवाया था वो वाला एक बार और बता दो, तो समझ नहीं आ रहा किसमें ट्राइड आया है किसमें ट्रिस आया है। ठीक है, अभी बताएंगे। पीछे पॉइंट लिखाया था ना, 4th वाला। प्रीफिक्स फॉर लिगेंड्स नंबर्स यूज मोनो डाई ट्राई etc टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। फॉर लिगेंड्स विद न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है ना। इंडिविजुअल लिगेंड्स का मतलब ये हो गया कोई 1 लिगेंड्स हो, और जो ऐसा लिगेंड्स हो इसमें कई चीजें जो आपका EN जो बनाया गया वो इंडिविजुअल लिगेंड्स में नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं उनके लिए जनरली डाई ट्राई ये यूज होंगे, और अदरवाइज वो बिस ट्रिस और टेट्राकिस यूज होगा। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर देख लो। अब इथेन 1,2-डाईएमीन, ये क्या है? ये इसका EN का नाम है। अगर नॉमेनक्लेचर में आ जाए कौन, EN या जो भी आपका जो EDTA है, इस टाइप के अगर आपको नॉमेनक्लेचर में आ जाए तो देन यू नीड टू राइट द कंप्लीट नेम। उसको ED करके नहीं छोड़ देंगे, EDTA करके नहीं छोड़ देंगे, पूरा ही नाम लिखना होगा। तो इसका पूरा नाम क्या है? इथेन 1,2-डाईएमीन। ये कैसा था? पहले ये पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर नेगेटिव। सल्फेट जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यस नो? पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। कोबाल्ट है आपका तो कोबाल्ट 3rd हो गया और सल्फेट हो गया, राइट? इसमें दूसरी कुछ चीजें लिखी है कि सल्फेट इज द काउंटर एनाइन विद द चार्ज ऑफ +3 है। क्या लिख दिया?
ऑन ईच कॉम्प्लेक्स कैटाइन। फिर कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3 सिंस इथेन 1,2-diamine इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वो कोई चीज़ नहीं है, मेनली आपको यू हैव नोट डाउन टू राइट द नेम। कैसे लिखेंगे बस। नहीं, वहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड ही आएगा, सल्फेट सल्फर है तो सल्फेट, वो सल्फेट है तो सल्फेट आएगा। वहाँ मोनो डाई ट्राई वो उस टाइप से नहीं आते हैं। अभी और एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। वो जो सेकंड वाले में स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ट्वाइस लिख रहा है, तो उसका वाला कहाँ गया? यहाँ देखो ये क्लोराइड है। अरे सर सेकंड वाले तो स्क्वायर ब्रैकेट लग रहे हैं। हाँ, तो फिर पहले और फिर के बाद तो उसमें भी तो ट्वाइस आ रहा है, तो उसका कहाँ गया? अरे वही वो जब आपको राइटिंग के लिए हमने बताया ना, ये वाले में यही तो लिख रखा है, उसकी बैलेंसी को कोऑर्डिनेट करोगे नहीं करोगे। एक और देख लो एग्जाम्पल, ये है आपका, ये कैसा है, ये कुछ अलग टाइप का ही है। AgNH3 का होल ट्वाइस, फिर AgCN का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा इसका? डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनाइडो एरोजेंटेट फर्स्ट। पहले तो ये हो गया डाई एमाइन, ये तो समझ में आ गया, बोलो भाई। यहाँ क्या है? डाई साइनाइडो, ठीक है। और Ag है, इसके पहले हमने नियम एक लिखाया था, एर्जेंटेट कुछ जो है, जैसे Ag हो गया, Fe हो गया, और कौन सा बताया था मैंने? 4, 5 मैंने बताई थी कि जिनके पहले क्या होगा, कॉपर। इनको कौन सा लैटिन लैंग्वेज में इनका नेम लिखा जाएगा, राइट। तो ये कुछ हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखने के पहले, हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को देखने से पहले आप एक चीज और सीख लो। शार्ट में सीधी सीधी हम बात कहें तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल आप ले लो, K2, कोई एग्जाम्पल बताओ। एक पॉजिटिव का बताओ, एक नेगेटिव का। जैसे मैं यहाँ देखता हूं, देखो यहाँ जो है आपका, ये कैसा है? ये निगेटिव है। और यहाँ Hg अगर हम देखें, ये क्या है? पॉजिटिव है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। लिगेंड्स कितने टाइप के हो गए? वो तो हो गए, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें तो दो चीज हो गई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। एक चीज तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो, और एक लिगेंड जो है, जैसे क्लोरीन है, वो यहाँ पे आ गया। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर CO इंटू H2O का होल 5 और Cl2। अब यहाँ पर जो ये क्या है? ये अलग लिगेंड हो गया। और क्लोरीन आप कहोगे यहाँ भी है,
व्हेन द सोल्यूशन विल बी मेड, जब इनका सोल्यूशन बनाया जाएगा तो जो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहा गया इतना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये काउंटर आयन अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव जो है वो बाहर वाला वो अलग हो जाएगा। वाटर में ये क्लोरीन आयन जो है और H2O ये मतलब फॉर्म में अलग अलग आयन नहीं देगा, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव है जैसे K है, अब K के बाद में यहाँ पे होता मान लीजिए कुछ भी FeCN जो भी होता XYZ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ये तो हमने वैसे ही लिख लिया। तो अगर ये देखो K क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पहले पोटेशियम आएगा, पहले ये वाला नाम नहीं आएगा, नंबर एक चीज। तो कहने का मतलब पहले कैटाइन आएगा, इसके बाद में एनाइन आएगा। कैटाइन को लिखने के लिए अब इसके बाद में जो काउंटर आयन है इसको लिखने के लिए सबसे पहले जितने भी लिगेंड्स हैं उन सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखेंगे। सबसे फर्स्ट कौन आएगा, लिगेंड्स आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। आफ्टर दैट क्या आएगा, CMA आएगा, CMA सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है ना। और CMA के बाद में क्या होगा, उसकी क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ये जो आप इसको क्या कहेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है। अब जो दूसरा है ये काउंटर आयन हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं इसकी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में जितना भी है तो इसको अब लिखने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया कि उसको सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड्स आएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और लिगेंड्स के बाद में क्या आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं दे रहा हूं, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया PT, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो लिख जाओगे, समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कितने हैं देखो, एक तो NH3 है, एक क्लोरीन है, NO2 है, कितने हैं, ये अमाइन हो गया NH3, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्लोरीन हो गया, फिर नाइट्रेटो NO2, समझ में आ गई नहीं। तो यहां पर क्या है, बहुत सीधी सी बात है, डाई अमाइन NH3 2 होल ट्वाइस 2 है, तो कितने हो गए, डाई अमाइन हो गया। फिर क्लोरीन है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्लोरीन आता है तो क्लोराइडो हो जाएगा। और मतलब नाइट्रोजन ग्रुप के लिए, नाइट्रो ग्रुप के लिए, इसके लिए क्या, नाइट्रेटो। अच्छा, N आया है यहाँ पर। मैंने कहा था आपको इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था कि NO2 है, NO2 को आपको N और डबल बॉन्ड O इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि वाइड इंटेंट है, तो अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन साइड से ऐड होता है तो O लिखेंगे, बताया था। अगर नाइट्रोजन साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। यहाँ N लिखा गया है, इसका मतलब नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बना रहा है, N प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, सेकेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे,
इसी टाइप से ये है एक, देखिए K2Cr C2O4O3, इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखिए पॉजिटिव क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव है, राइट ना। तो पोटेशियम, इसके बाद में क्या आएगा, पोटेशियम के बाद में ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट, थर्ड। तीन है ऑक्जेल, मतलब ऑक्जेलेटो के, तो ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट। इस टाइप से आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए। आपको कौन सी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे बता दीजिए कि सर इसमें कैसे हो गया इसका नाम, और वो उन लॉज के थ्रू नहीं आता है। इसमें देखिए पेंटा अमीन 5 अमाइंस हैं, फिर CO3, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, और फिर क्या होगा, क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है। इसी टाइप से Hg, अब Hg क्या है, दैट इज द पॉजिटिव, राइट ना। तो क्या हो गया, मरकरी 1। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए क्या, 1 यहाँ लिख दिया है, इसको लिख देंगे क्योंकि ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही है, डी का ही है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, अदरवाइज इसकी लिखनी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो गया, टेट्रा थायोसाइनेटो S। अब ये S से जुड़ा हुआ है भाई। अच्छा, आप एक बात और कहोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये S से जुड़ा हुआ है या N से जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। देखो उसका तरीका मैं आपको बताऊं। मोस्टली ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए यहां पर अगर O साइड से, जैसे NO2 की मैं बात करूं, अगर O साइड से जुड़ा होगा तो ONO लिखा होगा, क्या लिखा होगा। इसी टाइप से आप कहोगे सर आपने वहां बता दिया, यहां बताओ। अब SCN में क्या है, अगर SCN लिखा है तो देन N साइड मतलब S साइड है, और अगर इसमें लिखा हो NCS,
चलो भाई, नॉमेनक्लेचर के बाद में हमने आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में बताया, राइट? यस, नो? इसको एक बार से फिर से आप देख सकते हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इन्होंने एक्चुअली में बेसिकली दे वर्नर्स टोल्ड अबाउट द वैलेंसी कि जो लिगेंड से जुड़े होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, नंबर दो सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उन्होंने बताया कि जो आयनाइजेबल होती है वो आयनाइज हो जाए, वो प्राइमरी वैलेंसी। और ये क्या डिटरमाइन करती है? ऑक्सीडेशन नंबर, सेटिस्फाई द नेगेटिव आयंस को सेटिस्फाई करती है। नॉन डायरेक्शनल होती है, रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस, और नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। दूसरा क्या था? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल होती है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर, satisfy the neutral molecules or negative ions, directional, represented by solid lines, responsible for geometry, right? नेक्स्ट क्या है? एक नोट करने वाली चीज है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं विच आर एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और इनको क्या कहा गया है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाई बोथ डॉटेड लाइंस एज वेल एज सॉलिड लाइंस। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द सेकेंडरी बैलेंस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज फिक्स्ड फॉर मेटल, जो मेटल के लिए फिक्स्ड होती है, राइट? एक कहा गया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली ये क्या करते हैं, जब लिगेंड फॉर्म होते हैं तो क्या एक शेप बनाते हैं। जो शेप बनती है उस शेप के लिए क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रन। ठीक है ना? तो आयंस ग्रुप्स वांट वाई सेकेंडरी लिंकेज एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट नाउ नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे यहाँ देखिएगा, ये सेंट्रल मेटल आइटम है और यहाँ पर एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, राइट? सेम टाइप से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी 4 लिगेंड्स हैं, लेकिन एक लिगेंड्स कैसा है? ये प्राइमरी वैलेंसी। ये कैसी है? प्राइमरी वैलेंसी। मैंने कहा ना ये डॉटेड लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है, तो इसका शेप जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, राइट? तो इस टाइप से ये शेप आपको दे दिए हमने। ये स्क्वायर, यहाँ पर अगर 3 लिगेंड्स हैं और 3 जो हैं आपके, 2 किस टाइप के हो गए? ये 2 आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। तो इस टाइप की जो शेप होगी वो कैसी होगी? स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगी, राइट? ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी इसमें। अब इसके बाद में क्या है, एक पॉइंट्स और इसमें, कॉम्प्लेक्सिस एंड काउंटर आइंस। कॉम्प्लेक्सिस क्या होते हैं और काउंटर आइंस क्या होते हैं? स्पेसीज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्सिस कहलाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिखूं CO 6H2O और यहाँ लिख दिया हमने Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा? दैट पार्ट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, या दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद में जो आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दीज आर द काउंटर आयंस। इनको क्या कहेंगे? क्लोरीन है, ये काउंटर आयंस कहते हैं। अब वो क्लोरीन हो सकती है, पोटेशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मे बी।
ठीक है, तो दीज आर द मेन 4 पॉइंट्स ऑफ द वर्नर्स थ्योरी। और इस पे बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? बोर्ड में सीधे ही सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोर्ड में अगर आपने ये पढ़ा केवल वर्नर्स थ्योरी और आपको हम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, शायद थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। एक चीज है, ये मैंने लास्ट टाइम वैसे क्लास में आपको बताई थी, राइटिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हो क्या था ना? ठीक है, फिर से देख लो अगर किसी ने नहीं, कोई किसी का मिस कर गया हो। अब देखो यहाँ पर COCl3, CO का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6, ये चेंज नहीं होता है। और 6 होगा तो क्या होगा, ये CO है, यहाँ पर H2O है, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी में H2O जाएगा, वो सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी में। इसी टाइप से ये H2O और ये H2O, राइट। इसके बाद में ये क्लोरीन है, ये शायद सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, राइट। और ये क्लोरीन और ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, राइट। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है तो इनको अगर आपको फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? CO हो गया, इसके बाद में सेकेंडरी वैलेंसी 6H2O स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद में काउंटर आइन Cl2, ठीक है ना। फिर कहता है COCl3 5H2O। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे जैसे आप, ये कोबाल्ट है, CO हो गया कोबाल्ट, यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ H2O, यहाँ आपका H2O, राइट। यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका क्लोरीन, और यहाँ आपका Cl2 नहीं होगा, Cl। H2O, ये H2O, राइट। देखने की चीज ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CO को, ये चेंज नहीं होता, तो ये 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें 6 कैसी होनी चाहिए? 6 सेकेंडरी सॉलिड लाइंस होनी चाहिए, 6। तो एक क्लोरीन जो है वो दोनों ही बेस बॉन्ड और चलो, तो एक डॉटेड और एक सॉलिड बॉन्ड दोनों बनेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से अब यहां पर क्या करना है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CO और 5H2O इंटू Cl और क्या होगा? Cl2, ये इस टाइप से बन जाएगा, राइट। लिखना सीख गए होंगे शायद आप, यस नो। अब एक और इसके आगे एक और है, इलेक्ट्रोलिटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था तो आप देख लीजिए। एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस और चार्ज स्पेसीज विद इन द कॉम्प्लेक्स। ये किसकी वजह से होता है? सपोज कर लीजिए अगर कोई जिसके पास आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होती है? आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होती है भाई? बताओ, आप बताओ, आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होती है? सेकेंडरी, प्राइमरी? पक्का? कैसे पता है? और जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बोथ आर नॉट देयर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों हैं, सीधी सी मैं बात कहूं,
तो वो आयनाइजेबल होगा। और जिसमें केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, तो वो आयनाइजेबल नहीं होगा। और इस टाइप के क्या करेंगे, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आयनाइजेबल नहीं है। जब आयंस बनेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वही लिखा है, एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दिस इज ड्यू टू, किस वजह से होती, प्रेजेंस ऑफ आयंस या चार्ज स्पेसिस विद इन द कॉम्प्लेक्स में। और ये क्या होता है, ये कंडक्टिविटी क्या होती, कंडक्टेंस, जितने अगर आयंस होंगे तो तभी तो कंडक्टिविटी होगी, अगर आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है वहाँ पर। और आपने ये भी पढ़ा है कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, सॉरी प्रेजेंट, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, राइट, समझ गए नहीं? जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे बोर्ड में क्वेश्चन कई बार, 2-3 बार पूछे गए हैं। और बोर्ड में ही नहीं, 2-1 बार इससे IIT मतलब JEE में भी पूछे गए हैं इससे, और कई और अदर कंपटीशंस में भी पूछे गए। अब इसमें एक चीज़ ये कहता है कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द पॉजिटिव आयंस outside the coordination sphere react with AgNO3 to form silver salt। क्या कहता है, क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पर है, इसमें अगर हम देखें CO NH3 का होल 4 और फिर क्या लिखा Cl2 और फिर लिखा है Cl। अगर हम क्लोरीन को हटा दें यहां से तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो, यही यहाँ भाषा कह रही, यही लैंग्वेज कह रही, कॉम्प्लेक्स हैविंग द पॉजिटिव आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में अगर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट विद AgNO3 एंड टू फॉर्म द सिल्वर साल्ट, और क्या बना लेगा, सिल्वर साल्ट बना लेगा। समझ गए नहीं? यस नो, यस नो, समझ गए? जैसे यहाँ पर दिया है CONH3 का होल वही दिया है, और इसने AgNO3 से रिएक्शन की तो क्या बना लिया, AgCl बना लिया, क्योंकि ये क्लोरीन जो है किससे रिएक्ट कर लेगा, Ag से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, किस पे, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। कॉम्प्लेक्स हैविंग द पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो गया भाई, यही तो हो गया। वो आप कंफ्यूज कर रहे हो। निगेटिव आयंस अगर हो, अगर यहाँ पर अनाइन हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इज एनाइन, अगर इसके बाहर अनाइन हो, क्या हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, बात तो एक ही हो गया। अरे भाई, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं होगा तो क्लोरीन कैसे इससे आ जाएगा? जब तक पॉजिटिव नहीं होगा ये, तब तक क्लोरीन कैसे आ जाएगा?
कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर वो तो नेगेटिव आयन होगा। ये नेगेटिव आयन है। ये नहीं सर, जो इसके कोऑर्डिनेटर स्फीयर कौन सा है? ये बाहर चलेंगे, बाहर वाला काउंटर आयन है, काउंटर आयन ये नेगेटिव है और पॉजिटिव। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। सुनो, कॉम्प्लेक्स हैविंग द पॉजिटिव आयंस outside the coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आउटसाइड जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है देन इट विल बी रिएक्ट। या आप ये कह सकते हो, यहां पे फिर आप लिखोगे नेगेटिव आयंस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर फिर मतलब इसका आ जाएगा, नेगेटिव आयन से आ जाएगा। और यहां पर पॉजिटिव आयन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज कर लीजिए। इसको इंप्रूव ये कर सकते हो, यहां पर चार्ज कर लो, पॉजिटिव चार्ज आयन की जगह यहां पर क्या कर लो, पॉजिटिव चार्ज कर लो। ठीक है, आयन को हटा दो। दूसरा अब एक क्वेश्चन है यहां पर, आप सुनिए इसको। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compounds। write the structure formula of the complex। बना दो, लिख दो, पढ़ चुके हो, अब लिख दो। कौन लिख पा रहा है? इसको अभी आपने पढ़ा है, अब आप इसको लिख दो। क्यों नहीं लिख रहे हो? आपको नहीं बोला गया? क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले वो लिखो। अरे क्वेश्चन बाद में लिख लेना। चलो आप कर ही लोगे, होशियार लोग हो। जो स्टूडेंट टीचर की बात नहीं मानता है वो कितना भी होशियार हो जाए बेवकूफ रहता है। ठीक है, ये चीज हमारी गांठ बांध के रख लेना। जो बच्चा टीचर को फॉलो नहीं करता है वो पूरी जिंदगी बेवकूफ रहता है। तो इसका कैसे लिखा जाएगा आप समझ लो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी। आप लिखना सीखो न सीखो। इसमें कहता है यहां पर CrCl3 और 6H2O रिएक्ट विद किससे? AgNO3 से रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद में क्या कहा गया है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए। इसका मतलब 2 AgCl मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 AgCl मिल गए तो हुआ क्या कि यहां से जो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 बाहर होंगे। एक क्लोरीन नहीं, यहां पर एक क्लोरीन था तो 1 मोल बना, 2 क्लोरीन बाहर होंगे। अब इसका फार्मूला आप इजीली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CrCl 6H2O और Cl2। कोई दिक्कत?
राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसको स्ट्रक्चर वैसे बनाना है तो वैसे बना सकते हो, और ऐसे ही आप लिख दोगे तो इसमें भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर अदरवाइज आप स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो, CR हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया आपका, जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे थोड़े से कुछ थोड़े से वो वाला बता दो। क्या पूछा है, आप सीधे तो पहले रिएक्शन लिख लो, 2AgCl बन गया। और अगर अब आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे कि 1 मोल गिव्स 1 AgCl, है ना। एक अगर Cl बाहर होता तो 1 AgCl देता, और बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दोगे, दैट इज द सफिशिएंट। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अगले क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये बोर्ड में आ जाए नहीं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और कंटिन्यूअसली 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है, आप लिख चुके हो, बताओ, पढ़ चुके हो, मैंने बताया था पहले। एनीबॉडी, कोई बता सकता है, किसी को भी पता हो हैंड्स अप कर लो, बताओ। हाँ, डबल सॉल्ट में इक्वल अमाउंट और वाटर जो है इक्वल फॉर्म से हम डबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते। राइट, गुड आंसर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम डबल साल्ट का हम वाटर में सॉल्यूशन इसका बनाएंगे तो ये सारे के सारे जितने भी आयंस होंगे दे गिव्स देयर ओन टेस्ट, मतलब दे हैव द मेंटेन द एंटिटी, बट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ओनली प्राइमरी वैलेंसी विल गिव द ओन टेस्ट, बट सेकेंडरी वैलेंसी विल नॉट गिव द ओन टेस्ट, ठीक है ना, वो एंटिटी अपनी खो देगा। राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा, इसका मतलब पढ़ते हो तुम, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, ये तो हो ही गया था, ये मैंने क्वेश्चन उधर ही कर दिया था, हो गया था। एक क्वेश्चन और है, when a coordination compound COCl3 6NH3 is mixed with AgNO3 3 moles, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of compound, write the structure formula। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 मोल्स दिए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 6H2O क्या, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अरे खुद ना करो, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बनना चाह रहे हो वैसे ही मैं बना दे रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, ये Cl3 हो जाएगा, राइट ना। मैं जबरदस्ती क्यों बनाने की कोशिश करूं तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि 3 मोल्स है ना, तो 3 मोल्स का मतलब Cl3 होगा बाहर, राइट। अब इसका देखो ड्रॉबैक देख लो, व्हाट इज द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक है वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये केवल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बता रही थी। व्हाट फेल टू एक्सप्लेन द कलर, लेकिन कलर कैसे आया इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का नेचर क्या है इसको नहीं
कर पाए। एंड वाई ओनली फ्यू मेटल्स आर कॉम्प्लेक्स, कुछ ही मेटल्स कॉम्प्लेक्स क्यों हैं? तो ये इनके ड्रॉबैक रहे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, ड्रॉबैक के बाद में अब आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म का कहने का मतलब ये होता है कि एक ही आदमी दो या दो से अधिक रोल में पहुंच जाए। ठीक है, एक ही आदमी दो या दो से अधिक रोल में पहुंच जाए तो वो क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम हो, व्हाट दे आर डिफरेंट इन, किसमें डिफरेंट हो? स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड हेंस अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो गया तो उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो विल बी different. Such type of compounds are called the isomers, and this phenomena is known as the isomerism. Right? वही चीज यहाँ लिखी है, isomers are the compound with same chemical formula what different arrangement of atoms are called isomers, and this process is called isomerism, hence leading the difference in physical और केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, और इसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? डिफरेंस हो जाती है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात की गई है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर हम पढ़ रहे हैं तो दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। नंबर एक होती है स्टेरियो और नंबर दो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब हो गया कि दे आर डिफर इन 3D स्ट्रक्चर। ये डिफर होते हैं किसमें? 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें हाइट, लेंथ और मतलब 3 डायमेंशंस क्लियर हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई आपने तस्वीर बनाई और उस तस्वीर में मान लीजिए आपने मेरी पोर्ट्रेट बना दी। अब उसमें क्या है? मेरी हाइट दिख रही, शेप दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन कितना मैं मोटा हूं वो 3D स्ट्रक्चर कहलाता है कि हाँ वो भी। तो तीनों ये समझदार हैं, आप पहले से जानते होंगे, मुझे ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। अब इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ये दोनों ही आप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट अरेंजमेंट लिगेंड्स स्पेस लीडिंग टू सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ऑप्टिकल में क्या होता है? नॉन सुप्रीम पोसेबल और क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी ओवरलैप्ड और मैच। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओवरलैप ना करें या मैच ना करें, ठीक है ना। तो इस टाइप को, इसको क्या कहेंगे? मिरर इमेज भी कहते हैं, लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। जैसे सपोज कर लीजिए आप मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, और आप शेविंग कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं इधर, तो क्या इधर ही दिखेगा? मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा क्या? बात सही है? यस नो, क्योंकि वो वहां से दिख रहा है और इमेज को अगर हम देख रहे हैं तो सेम इमेज हमारी सामने दिख रही है। हम कह रहे हैं राइट हैंड, अब उसको अगर फ्रंट से हम देखें तो वो उसका क्या होगा? सामने वाले पर्सन का, आप वहाँ खड़े हो जाओ, मैं कहूँ राइट हैंड, मैं तो राइट हैंड ये उठाया, आप अगर मेरे सामने खड़े हो तो आप राइट हैंड, अगर मैं आपसे कहूँ तो इधर वाला उठाओगे ना, बोलो। तो इस टाइप की इमेज क्या कहलाती है? मिरर इमेज कहलाती है। वही इसमें इन्होंने कहा है
दूसरा कहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है और किन के वजह से, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अटैचमेंट लिगेंड से डिफरेंट हो मेटल क्वाड सेंटर से, एक तो ये हो गया। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट मेटल लिगेंड्स रेशियोज आर अरेंजमेंट, ये डिफरेंट हो जाए। दूसरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट आयंस इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अंदर और बाहर डिफरेंट आयंस हो जाए। फिर दूसरा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, डिफरेंट नंबर्स ऑफ सॉल्वेट मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। चलो तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती है ये आपने देख लिया, राइट। मैंने कहा था अब हम सबको अलग अलग टाइप से इनको पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की हमने बताई थी, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी, इट इज एराइज इन हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, व्हाट इज द हेट्रोलिप्टिक? हेट्रोलिप्टिक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट में एक तो यहाँ पर हमने क्या इसके साथ ऐड कर दिया H2O और एक हमने यहाँ पर ऐड कर लिया NH3 का होल ट्वाइस। ये कैसा हो गया, हेट्रोलिप्टिक हो गया। अगर यहाँ पर एक ही जैसा लिगेंड्स होता, जैसे सपोज कर लीजिए CO और 6H2O, तो ये कैसा होता, ये होमोलिप्टिक होता। ये कैसा होता और ये कैसा है, समझ गए आपको, बोलो हाँ या ना। हेट्रोलिप्टिक क्या हो गया, तो ऐसे अगर कंपाउंड्स है, अगर ऐसे इस टाइप से लिगेंड से है तो वो क्या शो करेगा, मोर देन वन काइंड्स ऑफ लिगेंड से। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, कभी ना ध्यान रहे तो आप लिख सकते हो। ड्यू टू द डिफरेंस, अच्छा रीजन क्या है, ये क्यों आती है, क्यों ऐसा हो जाता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल आइंस। अब इनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वो कुछ डिफर हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से होती है। ये क्या होते हैं, ये सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। दो टाइप के ये हो जाते हैं, एक सिस फॉर्म हो गई और दूसरा ट्रांसफॉर्म हो गई। अब सिस फॉर्म किसे कहेंगे और ट्रांसफॉर्म कैसे कहेंगे? सिस फॉर्म होती है सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर। जो सेम काइंड्स के, जैसे सपोज कर लीजिए, आप कहो सर एक एग्जांपल दे दो, मैं दे रहा हूं आपको। ये CO था, अब यहां पर एक हाइड्रोजन ये और ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर NH3 एक ये हो गया, एक NH3 ये हो गया, H2O ये हो गया, H2O ये हो गया, H2O ये हो गया, H2O ये हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर सेम ऐसे ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या हो जाए, अरेंजमेंट चेंज हो जाए। अभी जितने जो सेम टाइप के हैं वो सभी क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब एक साथ में है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, ये CO है, राइट। CO में क्या है, अब देखो यहाँ पर H2O हो गया, यहाँ पर NH3 हो गया, यहाँ पर H2O हो गया,
फिर यहाँ पर H2O हो गया, यहाँ NH2O हो गया, यहाँ पर फिर H2O हो गया। तो ये डिफरेंट हो गया, ये कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड सिस एंड ट्रांस। समझ गए? अगर सेम है, एक ही एडजस्ट पॉइंट पे है, तो वो क्या कहलाएगी, सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर सेम साइड, देन दिस आइसोमेरिज्म कॉल्ड सिस आइसोमेरिज्म। और अगर एक दूसरे में मिले हुए हैं तो कैसे कहलाएगी, ट्रांस। समझ गए होंगे मुझे लगता है। सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स ऑक्यूपाई पोजीशन टू ईच अदर। दूसरा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे बेटा डैश लगा हुआ है, ये डैश आप लगा लेना। इसमें कहता है सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन टू ईच अदर, अपोजिट पोजीशन में, ठीक है। एक देखो NH3 यहाँ पर है, दूसरी साइड में हो गया, तो ऐसे क्या कहलाएगा, इसको कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। राइट? क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी की? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोलिए। बोलो, बताओ, हाँ या ना। एक और है इसमें, एक चीज और जो बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, जो सिस और ट्रांस है। अब आपने ज्योमेट्री कौन कौन सी पढ़ी थी, बताओ भाई, कुछ ज्योमेट्री ध्यान है? ये जो सिस वाली होगी, ये किस में होगी, टेट्राहेड्रल। और जो ट्रांस वाली होगी, ये किस में होगी, ऑक्टाहेड्रल। जो ऑक्टाहेड्रल होंगे कंपाउंड्स, उनमें कौन सी होगी, ट्रांस। और टेट्राहेड्रल में कौन सी होगी, ध्यान रहेगा। अच्छा, कोई टेट्राहेड्रल का एक एग्जाम्पल दे दो। हाँ, कोई एग्जाम्पल दे दो। बोलो। मान लीजिए हम कहें mx2/2, जिसमें 4 लिगेंड्स बने, लेकिन लिगेंड्स मस्ट बी डिफरेंट। तो ये कैसी होगी, समझ गए नहीं, समझ गए ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। ये MX2/2 में भी डिपेंड करेगा ना कि मतलब बनाएंगे कैसे, फिगर कैसे बनेगा, डिपेंड करेगा इसमें आपको। ठीक है, अब इसको हमने, ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, ये मैंने कहा बेसिकली ये टेट्राहेड्रल में होगा। एक साइड में क्या होगा कि भाई x2/2, एक साइड में क्या हो गया कि x की वैल्यू y ने ले ली। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं कि सर एक ही में होगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अलग करके बता दी। यहाँ पर ये जो कहना चाहिए, ये दोनों चीजें एक ही हैं। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में इस टाइप की ज्योमेट्री पाई जाएगी, सिस और ट्रांस। मतलब ये कंफर्म नहीं कि सिस में ही टेट्राहेड्रल रखें या ट्रांसफॉर्म में ही ऑक्टाहेड्रल हो, ये कोई जरूरी नहीं। अब तो क्लियर है। जैसे ये दोनों एडजस्ट है, इसमें सिर्फ होगा ये अपोजिट में ट्रांस होगा, ट्रांस हो गया, ठीक है, एक में ही दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें एक ही जगह लिखेंगे। ये दोनों किस टाइप के
हेड्रल में पाई जाएंगी, सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी फाउंड इन द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, राइट, या कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज आपकी होगी, बोलो। अच्छा, दूसरा एक और है इसमें, नंबर 1 तो ये हो गई, नंबर 2 कौन सी होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हालांकि इन दोनों से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अभी रिसेंटली 8-10 सालों से कोई क्वेश्चन मेरी जानकारी में नहीं है जो पूछा गया हो। किससे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। लेकिन सिलेबस में है, इसलिए पढ़ना है। अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या करोगे? ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल का मतलब ही हो गया मिरर। इट एक्जिबिट बाय chiral molecules which do not have plane of symmetry. They are optically active and rotate the planes of polarized light equally but in opposite directions. इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से आप बायोमॉलिक्यूल्स में और पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और उस बायोमॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ आप पढ़ेंगे इसको। वहाँ मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि भाई ये प्लेन रोटेट क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड ये क्या हो गया, लाइट को कैसे आप पोलराइज करें, किस टाइप से पोलराइज करता है, ठीक है। इक्वली होता व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शंस। मैंने कहा ना, अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मिरर में आप अपनी इमेज देखें या सामने कोई आमने सामने आदमी खड़ा हुआ है, तो उसका भी लेफ्ट हैंड होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट आपको दिखेगा अपने से राइट में, ठीक है ना। तो सेम टाइप से यहां पे कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शंस। दूसरा कहता है द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन्स ऑफ पोलराइज टूवर्ड द लेफ्ट लो रोटेटरी। इसमें दो साइड में है, अगर वो लेफ्ट में घुमा दे, एक तो ये चीज है, इसको ऐसे घुमाया जा सकता है और ऐसे भी इस साइड से भी घुमाया जा सकता है। बोलो, घुमाया जा सकता है नहीं? तो अगर वो राइट से टूवर्ड्स लेफ्ट की ओर अगर, तो वो लो रोटेटरी मतलब रोटेटरी कहलाएगा, और अगर रोटेट प्लेन टूवर्ड्स राइट तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। ये आपका जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपने 9th में 11th में बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा, तो उसमें बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ा होगा आपने? ग्लूकोज पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप बायोमॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे डेक्स्ट्रो, ग्लूकॉन डी जो होता है ना, डी का मतलब क्या होता है? वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए ग्लूकॉन डी होता है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है, इसको आगे पढ़ाएंगे ही तो हम पढ़ ही लेंगे। बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? इसके बाद में एक और है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर का मैंने बताया था। इसमें 4 टाइप्स की हमने आइसोमेरिज्म बताई थी। कितने टाइप्स की? सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब भैया आयनाइज अगर हम करें तो कुछ डिफरेंट मामला बनेगा। तो क्या, या फिर आयंस के इधर उधर होने पे कुछ होता होगा, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, हाँ ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव सेम
composition, what it yields different in solutions. कंपोजिशन सेम है, लेकिन अगर हम इनको सॉल्यूशन बनाए तो आइंस हमें डिफरेंट मिलते हैं। आइंस क्या मिलते हैं? डिफरेंट मिलते हैं। आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल दे दो, मैं कहता हूं एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे सपोज कर लीजिएगा, या नीचे लिखे भी हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो भी दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर है आपका CO, NH3 और Cl2। अब एक क्या हो सकता है कि NH3 जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाए, क्लोरीन दोनों अंदर आ जाए, तो डिफरेंट आपको आयंस मिलेंगे, हाँ ना। और ये क्लोरीन बाहर रहे स्क्वायर ब्रैकेट के, तो आपको डिफरेंट आयंस मिलेंगे, राइट। तो वही यहाँ पे कहता है विच हैव सेम कंपोजिशन बट यील्ड डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, देयर इज इंटरचेंज एंड इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स का इंटरचेंज हो जाता है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ द मेटल आयंस एंड द आयंस आउटसाइड द स्पेयर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये PTNS3 का होल थ्राइस Cl2, L स्मॉल है यहाँ पर, Cl2 और फिर Br2। दूसरे केस में क्या हुआ, PTNS3 ये बिल्कुल सेम रहा, Br2 को अंदर ले लिया और Cl2 बाहर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि when this is ionized तो then it will give the bromine ion, क्या देगा, और it will give the chlorine ion। बोलो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर होगी, राइट। सेम और एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5NO3SO4, राइट। हाँ बोलो। अब इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें NO3 को बाहर ले लिया और SO4 को अंदर ले लिया, तो इस टाइप से भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये SO4 आयन देगा और ये NO3 आयन देगा, ठीक है। बोलो, कोई डाउट हो इसमें बताओ। अब देखो नंबर दूसरा क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज में क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स रिजल्ट फ्रॉम द टू पॉसिबल बेस ऑफ अटैचमेंट। लिंकेज का मतलब क्या है, लिंक कुछ डिफरेंट होगा, क्या होगा, सेम लिंक नहीं होगा, डिफरेंट टाइप से टू बेस से लिंकेज कर सकता है। तो लिंकेज की वजह से अगर आइसोमेरिज्म हो रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे इसमें दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स रिजल्ट फ्रॉम टू पॉसिबल बेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम्स मीन्स एविडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, जिसमें दो टाइप से वो लिंकेज कर सकता है। यहां देखो NO2, यहां देखो ONO, इसको मैंने पहले भी बताया है। इस टाइप की आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें होगी, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स जो होंगे तो उनमें इस टाइप की मतलब आइसोमेरिज्म होगी, समझ रहे हो। एक में क्या हुआ, ये N लिंक कर रहा है, दूसरे में कौन लिंक बना रहा है,
ऑक्सीजन। उस पीरियड नाउ ठीक, समझ गए ये चीज। तो यहाँ पर लिंकेज मतलब डिफरेंट टाइप से। एक और बताया था हमने, क्या बताया था इसी टाइप से, HCN, सॉरी HCN। ये सल्फर से इधर से बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के कहने का मतलब, अगर एम्बिडेंटेंट लिगेंड से हैं तो वो डिफरेंट टाइप के कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? अब दो और बची हैं, उनको भी खत्म करके ही फिर बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं, O। इसको भी नाइट्रो लिखा जाएगा तो नाइट्रो N लिखा जाएगा। इसके लिए भी नाइट्रो लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो O। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बता दिया था। अब एक और है, दो टाइप के और हैं, फिर बात खत्म है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक एंटिटीज, जिसमें दोनों ही एंटिटीज शामिल हो। दिस अराइजेज फ्रॉम इंटरचेंज of ligands between the cationic and anionic letters of different metals ion present in the complex। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, CONH3 और CrCN6 एंड COCN6 और CrNH5-6। ये कैसे, मेरी समझ में नहीं आया, आप बताओ कैसे हो जाएगा ये? क्या कहना चाह रहा है ये, बोलो। ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। अब इसमें क्या हुआ, CO के साथ में कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, किसने कोऑर्डिनेट कर लिया, Cn ने, चेंज हो गया भाई, बोलो। यहां पर Cr था, Cr के साथ में कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, अब इसमें किसने कोऑर्डिनेट कर लिया, 3 होगा, यहाँ 5 गलत लिखा, ये NH3 है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। जहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेट स्क्वायर में ही सेंट्रल मेटल एटम, और ये मोस्टली किसमें होता है, इस टाइप की आइसोमेरिज्म आर फाउंड वेयर देयर आर 2 मोर देन 1 टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम्स में मतलब सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा टाइप के हो। इसमें देखो क्या है, जैसे एक CO है, दूसरा Cr है, तो इस टाइप से क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, डिफरेंट लिंक हो गया, ठीक है। एक लास्ट में 2 मिनट का और बचता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट का मतलब कुछ इसमें पानी में घोलने पर कुछ होता होगा, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, नाम से ही ऐसा देख करके लग रहा है। तो क्या होगा, दिस इज अराइज ड्यू टू द डिफरेंट इन नंबर ऑफ सॉल्वेंट H2O molecules inside and outside the coordination sphere।
कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो सॉल्वेट हैं या हाइड्रेट हैं, या कहना चाहिए जो जैसे H2O मॉलिक्यूल्स हो गए, यहां जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया, CONH3 Cl3 और 3NH2, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ, इसका दूसरा, इसकी कैसी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, CONH3 और NH3, यहां से क्या हुआ, ये NH3 यहां पे देखो आ गया, उठ करके आ गया ना यहां पर, तो 3 ये और ये मिल करके ये 2 होगा यहां पर, ठीक है। फाइव हो गया। क्लोरीन जो है वो ये गलत लिख दिया है, ये बिल्कुल ठीक था, एक सेकेंड, ये बिल्कुल ठीक था, ये नंबर 1 एग्जाम्पल है। इसमें देखो क्या हुआ कि NH3 यहां से 2 NH3 यहां शिफ्ट हो गए, कहां पर, अंदर आ गए, और क्लोरीन उसकी जगह पर क्या हो गया, बाहर हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, बाहर हो गया। यहां पर NH3 का होल ट्राइस 3 होना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्लियर है बात। तो ये एक NH3 यहां आ गया और बाकी के 5 NH3 ठीक है। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, CONH3 होल 4 Cl2 Cl2 2NH3 और इस टाइप से हो सकता है, राइट। NH3 उधर था वो इधर आ गया और क्लोरीन जो था वो टोटल बाहर चला गया, राइट। तो यहाँ पर 2Cl2 होना चाहिए, ये Cl2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी चारों आइसोमेरिज्म होगी। ये जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप तैयारी कर लें, आप तैयारी कर करके, ठीक है, क्लियर।